पुराने ज़माने का एक बादशाह था, निहायत नेक, सखी और अल्लाह वाला। रियाया खुश, मुल्क आबाद, हर तरह के ऐशो आराम से गुजरती थी। लेकिन औलाद की तरफ से मियाँ बीवी दोनों के नसीब खोटे थे। जवानियाँ उनकी गुजर गई, लेकिन गोद में करमान खेलते दिखाई ना दिए। ना कलेजे की ठंडक, ना तख्त का वारिस। दोनों सर जोड़कर रोया करते। जब पीर फकीर मन्नतें वगैरह हो चुकी और सारी तदबीरों से हाथ धो बैठे तो यकायक एक महलदारनी ने खबर दी कि बेगम साहिबा उम्मीद से हैं, सूखे धानों पर पानी पड़ गया है। नौबत, नज़ारे, खुशी के शादियाने बजने लगे। बड़ी अल्लाह आमीन से 9 महीने पूरे हुए। सारे आसार लड़के के थे, लेकिन खुदा के कारखाने में इंसान का क्या दखल। बादशाह हो या फ़कीर, सब मजबूर हैं। पैदा हुई तो बेटी, दिलों के वलवले दिलों में ही रह गए। बादशाह को बड़ा सदमा था कि अल्लाह ने आरजू भी पूरी की तो वो भी अधूरी। 12 बरस के बाद घर में फूल आया तो वो भी पराए घर का। सल्तनत का चिराग गुल का गुल रहा, मगर किस्मत से कहीं लड़ा जाता है। वहम होकर रह गए। वक्त की मसलिहत और अपना शौक़ बेटी को बेटा मशहूर कर दिया। लड़कों की तरह परवरिश होने लगी। होश संभाला तो हर तरह के फ़न के उस्ताद रखे। तालीम व तरबियत, शाह सवारी, नेज़ाबाजी, सारे करबत शहजादों कैसे सिखाए और उसी को अपना वली अहद बनाया। बादशाह की बेटी महल की आबो हवा चंद रोज़ में कहीं की कहीं निकल गई। वो हुस्न और हाथ पाँव निकाले तो देखने वालों की आंखें चुंधियाने लगें। लड़कपन जा रहा था, जवानी आ रही थी। 13वें बरस से गुजरकर 14वें में दाखिल हो गई कि बादशाह को मौत ने आ घेरा। बुढ़ापे की ताकत क्या मुकाबला करती। शहजादी बना हुआ शहजादा तख्त पर बैठा। मरने वाले के मातम से फुर्सत मिली तो नए बादशाह को सलाम मुजरे होने लगे। बड़ी धूम से दरबार हुआ, खिलत बने, इनाम मिले। थोड़े दिन बाद पुरानी बातें भूल गईं। नया सिक्का, नया कानून। कुछ अरसे तक तो शहजादी बादशाहत करती रही और उसे अपनी लड़की होने का भी ख्याल नहीं आया। मगर कहाँ तक, ज़ाहिर में हुकूमत किया करती थी और दिल में ये सोचा करती थी कि आखिर ये राज कब तक छुपेगा। औरत बेशोहर कब तक जी सकती है। उधर मजाज के मुवाफिक तबीयत का जोड़ मिलना भी खुदा साज बात है। आखिर सोचते सोचते ये सलाह आ ठहरी कि यहाँ से निकल चलो। खल्के खुदा, मुल्के खुदा, कहीं ना कहीं कोई माई का लाल मिल ही जाएगा। ये मंसूबा गांठा और वजीरों को बुलाकर कहा कि आप जानते हैं कि हम पर यकायक सल्तनत के बोझ आ पड़े हैं। वालिद की मौत का सदमा और मुल्क की झंझटों ने तबीयत ख़राब कर दी है। हम चाहते हैं कि थोड़े दिन आराम करें, सैर व शिकार से अपना जी बहलाएं। आप सब मिलकर बादशाहत के काम सर अंजाम दें और हमें ना सताएं। वजीरों ने बड़ी हुज्जत के बाद ये बात मंजूर की। अब शहजादी महल में आई और अपनी वालदा को ये सारी बातें बताकर जाने की इजाज़त चाही। उन्होंने पहले तो बहुत समझाया, ज़माने की ऊंच नीच के बारे में भी बताया, लेकिन जब वो किसी तरह से ना मानी तो आंखों में आंसू भर कर कहा, अच्छा बेटी जाओ, अल्लाह को सौंपा तुम्हें। फूटी आँख का एक ही दीदा था, वो भी चला। खैर सब्र शुक्र। माँ से इजाज़त मिलते ही शहजादी अशरफियों और हीरे जहवरात से थैले भरे बांका सिपाही बनकर घोड़े पर एक तरफ निकल खड़ी हुई। मुल्कों मुल्कों फिरी, सैकड़ों शहर छान मारे। जिस बस्ती में गई वहाँ के अमीरों शरीफ ज़ातों से मिली। शाही नस्ल के नौजवानों को परखा। कोल का धनी, बात का पूरा, मेल झोल का सच्चा किसी को ना पाया। कोई कसौटी पर पूरा ना उतरा। जब दाव दिया तो खोट नजर आई। आखिर मायूस होकर वापसी का इरादा किया। दिल में कई ख्याल लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। थके मुसाफिर की तरह उदास मंजिलें तय करती हुई आ रही थी कि एक दिन सामने से एक सवार कमसिन, खुश रो, इंतहा का वज़ादार, हथियार लगाए घोड़ा उड़ाए आता दिखाई दिया। वो सूरत जैसे शहजादी की नज़रों में खुब कर रह गई। दिल को संभाल कर ललकारा, ठहरो नौजवान, किधर जाता है? मौत तेरे करीब आ गई है। यह सुनते ही सवार चौकन्ना हुआ, तेवर बदले और बाग संभाल कर करीब आकर कहा, दोस्त मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरा दुश्मन बन बैठा है? शहजादी कहने लगी, हम कज़ाक हैं, यही काम है कि जहाँ किसी को अकेला पाया लूटा खसोटा और साथ ही एक हाथ भी लगा दिया। दुश्मनी और कसूर कैसा? अगर जान प्यारी है तो जो कुछ भी है वो रख दो और ठंडे ठंडे अपना रास्ता लो। वो घुड़सवार कहने लगा कि चोरों पर मोर इसी को कहते हैं। मियाँ हम भी इसी फिक्र में थे। शुक्र है कि सुबह सुबह बोहनी तो अच्छी हुई। तो बिस्मिल्लाह, देर ना करो तो ये मुश्किल घोड़ा, ये नफीस हथियार और जो कुछ भी माल पास है वो हमारे हवाले कर दो। अगर मेरी बात ना मानो तो इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बने हुए कज़ाक ने घोड़े को एड़ लगाकर दाबड़ दौड़ वार किए, लेकिन सवार भी आफत का पुरकाला था। वो चोंटे रोकी कि जी छुड़वा दिया। देर तक अनियाँ टकराती रही, लेकिन कहाँ शाही अस्तबल का घोड़ा और कहाँ एक टटपुंजिए का खच्चर। गरीब कमी करने लगा। सवार बोला, रुको भाई, यूँ तो फैसला होगा नहीं। मैंने भी ऐसी वैसी का दूध नहीं पिया। अगर जीदारी का इम्तिहान करना है तो इन बेजुबानों को क्यों हल्काते हो? उतर पड़ो और अभी दो हाथ करते हैं, अभी फैसला हो जाएगा। शहजादी फौरन घोड़े से कूद पड़ी। सवार भी एक झटके के साथ तलवार सौंप कर सामने आ गया। ऐसी घटा पिटी हुई कि अल्लाह दे और बंदा ले। आखिर दोनों ने घुटने टेक दिए, दम चढ़ गया। कमाल ये था कि इतनी तलवार चली लेकिन किसी की नकीर तक ना फूटी, खरांच तक ना लगी, कोरे के कोरे रहे। फैसला ये हुआ कि अच्छा सुलह हो जाए, फिर कभी देखा जाएगा। यार जिंदा सोहबत बाकी। शहजादी ने पूछा, अच्छा यार ये तो बताओ कि तुम कौन हो और किस फराक में निकले हो? सवार बोला, कहानी लंबी वक्त कम, फिर कभी मिलना हुआ तो सुन लेना।
इस वक्त तो नौकरी की तलाश है। शहजादी कहने लगी, तो फिर आज से मेरे साथ रहो, जो कुछ भी माल हाथ लगेगा वो आधा आधा बांट लेंगे। उस सवार ने कहा, लूट मार चोरी चकारी करनी होती तो क्या हमारे हाथों में मेहंदी लगी है? हल बोना, अकल तमीज़ अल्लाह ने सब कुछ दिया है। हराम के माल पर मुझे गुजारा करते हुए शर्म आती है। शहजादी कहने लगी कि हलाल रोटी आज के ज़माने में कहाँ मिलती है? किसी हीले और किसी फरेब के साथ ही रोटी मिल जाए तो इसी में गनीमत है। सवार कहने लगा, कहती तो सच हो, लेकिन ये दिल क्यों नहीं मानता? शहजादी कहने लगी, अच्छा तो तुम मत चुराना, किसी का गला मत काटना, हम जाने हमारा काम, बस चलते फिरते सैर करते हमारे साथ रहना और हमारी निगहबानी करनी पड़ेगी। सवार कहने लगा, बहुत खूब। अलगर्ज के दोनों अहदो पैमान होकर आगे बढ़ने लगे। भूख लगी हुई थी। इत्तफाक से एक हिरन नजर आ गया। शिकार किया और इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी की, आग सुलगाई। शहजादी ने कहा कि बगैर नमक मिर्च के मज़ा कैसे आएगा? तुम कबाब भुनो, मैं कहीं से मसाला लाती हूँ। वो किसी गांव की तलाश में निकल गई। सवार ने गोश्त के टुकड़े करके आग पर भूनना शुरू कर दिए। सौंधी सौंधी खुशबू जो नाक तक पहुंची तो तबीयत भरभरा उठी। कैसा नमक और कहाँ की मिर्च, यूं ही एक बोटी चख गए। साथी का ध्यान भी न आया। इतने में शहजादी नमक मिर्च लेकर आई और अलाव के पास बैठकर पहले कलेजी पर हाथ मारा। पहले कायदा था कि शिकारी अपने शिकार पर जान देता था। शहजादी ने देखा तो दिल गायब था। बहुत मलाल हुआ कि आगाज़ ही गलत हुआ। यह शख्स तो बहुत मतलबी निकला। शहजादी कहने लगी, यार अजीज़, शायद इस हिरन का तो दिल ही ना था, या तुमने चट कर दिया। सच सच बताओ, क्या तुम इसका दिल तो नहीं खा गए? मुझे लगता है कि इसका दिल तुम खा गए। सवार मियाँ बहुत अचीपे कि वाकई ही अच्छी बात नहीं हुई। सवार सोचने लगा कि अगर मान जाऊंगा तो सुबकी होगी। दिल में सोचा कि मुकर जाऊं, इसी में मेरी भलाई होगी। और फिर बोला, भाई मैं भी हैरान हूँ कि ये कैसा हिरन था जिसके अंदर दिल ही नहीं था। शहजादी झल्ला कर बोली, अपने होकर भी ये बातें कहीं सुना भी है कि कहीं हिरन का दिल ना हो। खैर रात गई और बात गई। ज़ाहिर तो मजाक में टाल दिया, मगर दिल में ठान लिया कि अगर इस सफ़ेद झूठ का बदला ना लिया और तेरे मुंह से ना गुलवाया तो कहना। बात आई गई हो गई। दोनों खा पीकर आगे बढ़े और आगे सफ़र शुरू किया। चलते चलते रात आ गई। एक साफ सी जगह देखकर पड़ाव किया। सवार मियाँ थके मांधे। दूसरे कई दिन के बाद पेट भरकर खाना मिला था। पड़ते ही सो गए। शहजादी अपने दाव में थी। सोते ही हाथ बांधकर कुएं में लटका दिया। अब सवार साहब की आँख खुलती है तो चोरों की मानद कुएं में लटके हुए हैं और सरकार साहब हाथ में तलवार लिए सर पर खड़े हैं। अपने ऊपर बहुत लानत मलामत की कि आखिर डाकू है ना, दगा दे गया। जी कड़ा कर बोला, बंदा नवाज ये क्या हरकत है? जागते पर बस नहीं चला तो सोते को लटका दिया। क्या इसी को मर्दानगी बोलते हैं? शहजादी कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर जान प्यारी है तो मुझे बताओ कि उस हिरन का दिल था कि नहीं? सवार ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, मुझे भी आपने क्या रूरुज़ई पठान समझा है जो मरने से पहले डराते हैं? अगर हिरन के अंदर दिल होता तो हम तुम्हें पहले ही ना बता देते। शहजादी ने कुछ सोचकर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। हाथ खोल दिए और इधर उधर की गप्पे लड़ाईं, मगर सवार घिनाया हुआ था। सवार कहने लगा, बस जनाब, मेरा जवाब है, अब आपका और मेरा सफ़र नहीं हो सकता। दर गुजर ऐसी नौकरी से अच्छा है। मैं ऐसी नौकरी से बाज आया। ऐसे तरन वालों से तो भूखे सूखे अच्छे हैं। मुझको बेमौत नहीं मरना और आपकी सुरमाई का भेद भी मुझ पर खुल चुका है। आपका पेशा तो धोखा देना है। आज बच गया तो कल फिर आप मुझे धोखा दे डालेंगे और मेरी जान ले लेंगे। शहजादी कहने लगी, दोस्त, तुमने मुझे धोखा दिया था, यारी में गद्दारी की थी। हिरन का दिल तुमने ज़रूर खाया है। मुकरे जाओ, देखा जाएगा। ज्यों तू रात गुजरी, जुबानें लड़ती थी मगर दिल दोनों के मिल चुके थे। मसल मशहूर है कि मुझे और नहीं, तुझे ठोर नहीं। सुबह होते ही सफ़र की तैयारी शुरू की। सवार ने उपरले मन से इनकार किया, लेकिन शहजादी ने समझा बुझाकर उसे राज़ी कर लिया और दोनों आगे चल पड़े। दूसरे दिन एक शहर के करीब पहुँचे। शहजादी ने फसील से दूर एक मकबरे में डेरे डाल लिए। घोड़े के दाने, घास और अपने खाने पीने का इंतज़ाम किया। कुछ बैठे कुछ लेटे। रात जब आधी के करीब आ गई तो अपनी तलवार संभाल कर सवार से कहा, चलिए नौकरी का वक्त आ पहुंचा। सवार हिचकिचाया मगर क्या करता, साथ हो लिया। दरवाजे बंद थे। एक सुराख के जरिए शहर में दाखिल हुए। देखते भालते महल के नीचे आ खड़े हुए। शहजादी ने इधर उधर देखा और कमर का लच्छा हाथ पर तोल दीवार पर फेंक दिया। दोनों के दोनों छत पर चढ़ गए। देखा कि बादशाह और बादशाह की बेगम आराम खास में हैं। 4 सिपाही नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे हैं। एक जो सामने आई तो शहजादी ने ठिकाने लगाना चाहा, मगर बाकी भी सामने आ गई। ऐसी चुस्ती से उनका काम तमाम किया कि कानो कान खबर न हुई। अब शहजादी ने गहनों का संदूकचा जो सुख सेज की पट्टी के करीब धरा था, शहजादी उठाकर सवार के पास आई। यह बेचारा शैतून की आड़ में दुबका खड़ा था। आते ही डोरी इस चलाकी से फेंकी कि हल्के ही गर्दन में शैतून से छिपकली की तरह चिपक कर रह गया और साथ ही पूछा, सच बता, उस हिरन के दिल था कि नहीं? देखो जान जोखों का मामला है, झूठ ना बोलना। सवार बिगड़ कर बोला, अरे मियाँ, आप हमारी ज़ुबान को तोलते हैं, दूसरी बात दोगले बोलते हैं। एक बार कह दिया 1000 बार सुन लो। अरे मियाँ, उस हिरन के दिल होता तो हम तुम्हें पहले ही कह देते। हर दम शहजादी ने दिलासे देकर पूछा, डराया धमकाया। आखिर सवार भी अपनी जिद का पक्का था, ना माना। आखिर झल्ला उठी
اور اس سوار کو وہیں بندھا چھوڑ کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ بادشاہ کی جو آنکھ کھلی تو چراغ گل اور پگڑی غائب۔ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھا، پہرے دارنیوں کو آواز دی۔ ایک جگہ اکٹھی بیٹھی ہیں مگر بولتی نہیں۔ اس نے پاس جا کر ہاتھ لگایا تو وہ مردہ نکلی۔ اتنی دیر میں بیگم بھی جاگ اٹھی۔ شور شرابہ ہو گیا۔ روشنی آئی تو سامنے ایک مرد کھڑا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، لیجئے، یہ ایک نیا شگوفہ کھلا ہے، چوری اور سینہ زوری۔ ارے بھائی تم کون ہو؟ سوار بولا، میں چور۔ بادشاہ بولا، حرام خور، تجھے یہاں کس نے باندھ دیا؟ سوار کہنے لگا، حضور اقبال نے، مگر حرام خور نہیں۔ بادشاہ نے کہا، بڑا زبان دراز ہے تو۔ اسی پوچھ گیچھ میں دن نکل آیا۔ بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے۔ سلطنت کے بڑے بڑے عہدیدار اور وزیر جمع ہوئے۔ سوار سے پوچھا گیا کہ سچ سچ بتا، تو محل میں کیسے آیا اور پہرے دارنیاں کیسے ماری گئی اور تجھے کس نے ستون سے باندھ دیا؟ سوار کہنے لگا، یہ سب حضور کے اقبال یا میرے تنو کا چکر ہے۔ بادشاہ نے کہا، بدبخت، اپنے خون ناحق کو یوں نہ بہا، جو بات ہے سچ سچ بتا دے، نہیں تو بے گناہ مارا جائے گا۔ مگر سوار اپنی بات پر اڑ گیا۔ ہر طریقہ آزمایا اور ہر طرح سے پوچھا، لیکن وہی جواب۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو غصہ آیا اور بگڑ کر سوار کے قتل کا اعلان کر دیا۔ سوار میاں خونی میدان میں لائے گئے۔ جلاد تلوار لیے کھڑا تھا اور حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ سوار میاں بے گناہ، پیٹ کا مارا، کول کہارا، گھڑی گھڑی منہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا کہ الہی، یہ کس بلا میں پھنس گیا میں؟ 3 مہینہ 13 میں خاصا بھلا تھا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال بیٹھا ہوں۔ کیا شیطان نے انگلی دکھائی، بیٹھے بٹھائے جان کا روگ لگا لیا۔ خیر، جو تیری مرضی۔ اگر یہی تیرا انصاف ہے کہ خطا کرے داڑھی والا اور پکڑا جائے مونچھوں والا تو یہی اچھا ہے۔ 2 حکم آ چکے تھے، تیسرے کی دیر تھی کہ سامنے سے ایک گرد اٹھی۔ قریب آئی تو معلوم ہوا کہ ایک سوار ہے۔ لوگ سمجھے کہ آخری حکم لایا ہے۔ وہ سوار مجرم کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جلاد سے کہا کہ ذرا ٹھہر جا، اور مجرم کے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا، سچ بتا کہ ہرن کے دل تھا کہ نہیں؟ مجرم جان سے بیزار جلا بھنا بیٹھا تھا۔ جلا کر بولا، ارے جا اپنا کام کر، کہیں تجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ بچہ مردوں کا ایک ہی کول ہوتا ہے، اگر اس کا دل ہوتا تو ہم تجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ شہزادی نے کمند کا ہلکا کمر میں ڈال کر جو جھٹکا دیا تو زمین سے اچک کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، یہ جا اور وہ جا، لینا دینا اور پکڑنا، شور مچ گیا اور آنن فانن شہزادی اسے اپنے ساتھ لیے نظروں سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت بگڑا۔ پہرے والوں کی لین دین کی اور انہیں لان تان کی اور شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ ماں بدولت اس چور کی جیت داری کے قائل ہیں۔ اگر ایک بار پھر وہ اپنے آپ کو سرکار کے حوالے کر دے اور اس کا ساتھی پھر اسے چھڑا کر لے جائے تو وہ جو مانگیں گے انہیں دیا جائے گا۔ شہزادی شہر میں گشت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب بادشاہ کا اعلان سنا تو اس پر کان لگا دیے۔ جب مطلب کی بات سنی تو جلدی جلدی اپنی جگہ پر آئی اور اپنے ساتھی سے کہا، کچھ سنا تم نے؟ بس تھوڑی سی مصیبت اور جھیل لو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ سوار بیچارہ دکھیاری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزادی کہنے لگی، دیکھتے کیا ہو، جلدی اٹھو۔ سوار کہنے لگا، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، چولہے میں جائے یہ سارا کچھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے بندے، تو میرا دشمن کیوں بن بیٹھا ہے؟ شہزادی کہنے لگی، دشمنی کیسی؟ میں تو آپ کی تقدیر بنا رہا ہوں۔ سوار کہنے لگا، قربان آپ کی تقدیر بنانے پر۔ نہیں بھائی، میری توبہ ہے، مجھے نہیں اپنی تقدیر بنانی، میرا نصیب بگڑا ہی رہنے دو، میں بادشاہت کا بھوکا نہیں۔ سلطنت آپ کو مبارک، جان ہے تو جہان ہے، یہ غلام تو مانگ کر بھی کھا سکتا ہے، آپ حضور میری جان بخش دیجئے۔ شہزادی نے سوار کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا، اچھا اب تو بتا دو کہ اس ہرن کا دل تھا کہ نہیں؟ سوار کہنے لگا، دیکھو جی، یہ سوال اب مت کرنا، تم مجھے آزماتے ہو، اس کمبخت کا اگر دل ہوتا تو ہم تمہیں پہلے ہی بتا دیتے۔ شہزادی نے اپنے تیور بدل کر کہا، اگر یہ بات ہے تو تمہیں میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلنا ہی پڑے گا، پیار سے نہ چلو گے تو زبردستی چلو گے۔ یہ کہہ کر اسے کچھ ایسی نظروں سے گھورا کہ سوار میاں خون کا گھوٹ پی کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ محل کے قریب آ کر شہزادی نے سپاہیوں کے ہاتھ بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ ڈھنڈورے کی آواز چور اور اس کے ساتھی کو بادشاہ کے پاس لے آئی ہے، فرما دیجئے کہ اب کیا حکم ہے؟ حکم ہوا کہ بادشاہ اپنی زبان پر قائم ہے، چور کو اس کا ساتھی ہمارے حوالے کر دے، اگر اب کی بار وہ اسے چڑا کر لے جائے تو انعام جاگیر کے علاوہ بھی اسے منہ مانگی قیمت ملے گی۔ شہزادی اس سوار کو قید میں دے کر چلتی پھرتی نظر آئی۔ ادھر چور صاحب کی مشقیں کس دی گئیں اور آگے پیچھے پہرا لگا دیا گیا اور مشقیں ڈال کر اسے موت کے میدان میں لایا گیا۔ ساری فوج اور ساری رعایا اس میدان میں گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ جب سارے پہرے مکمل ہو گئے تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اسے اپنی نگرانی میں قتل کروا کر ہمارے پاس آؤ۔ دیکھو، بہت ہوشیاری کے ساتھ جانا اور دیر نہ کرنا اور میرا دوسرا حکم نہ سننا۔ وزیر میاں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس خونی میدان کی طرف نکلے۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک جھاڑی میں سے ایک تیز فرتیلا سوار نکلا اور گھوڑے سے گھوڑا ملا کر اس وزیر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زمین پر پٹک مارا اور چھاتی پر پیر رکھ کر ایسا گلے کو دبایا کہ وہ بیچارہ الٹا سانسیں لینے لگا اور بیچارہ وہیں پر دم توڑ گیا۔ سوار نے اسے وہیں پر چھوڑا، اس کی پگڑی، اس کا عصا، اس کی تلوار اٹھا کر خونی میدان کی طرف چل نکلا۔ ادھر میدان میں سارے پہرے دار ہاتھوں میں تلوار پکڑے ٹک ٹکی باندھے بادشاہ کے حکم کے انتظار میں کھڑا تھا۔
सरदार को घोड़े पर आते देखा तो समझे कि ये हुक्म लेकर आ रहे हैं। जब वो सवार करीब आए तो दो चार बोले कि ये बड़े सरदार तो मालूम नहीं होते, ये तो 14 बरस का नौजवान मैदाउ शाब, देखते नहीं किस शान से घोड़े पर बैठा है। दूसरे कहने लगे कि भाई तुम पर तो वहम सवार हो गया है, बड़े ना सही तो छोटे सही, दरबार में सरकारों की कमी है क्या। इतने में सवार ने पुकार कर कहा कि भाइयों खामोश, मैं शाही हुक्म लाया हूँ, ज़रा मुझे रास्ता दो। ये कहकर वो अपने यार के पास जा पहुँचे। उधर जल्लाद भी हुक्म का मुंतज़िर था। वो सवार बोला, अरे बुज़दिल नामुराद कैदी, तेरी उम्र ख़त्म हुई, ये आखिरी वक्त है, अब तो सच बोल दे वरना कुछ दम का मेहमान है। और करीब आकर उसके कान में कहा, क्यों भाई, उस हिरन का दिल था कि नहीं, जान जाए मगर आन न जाए। कैदी ने डपट कर जवाब दिया, अरे बावले, तुझे पागल कुत्ते ने काटा है, मर्द क्या मौत से डर कर अपनी ज़ुबान बदला करते हैं। अफसोस कि मैं बंधा हुआ हूँ, वरना जी तो ये चाहता है तेरी बात का जवाब मैं हाथ से दूँ। जा यहाँ से चला जा, क्यों गुस्सा दिलाता है। एक बार कह दिया कि उस हिरन का दिल नहीं था, जीते जी क्या, अगर मेरे मरने के बाद मेरी खाक से भी पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा। जवान सरदार ने कमर से करोली निकाल पलक झपकते बंद काट हाथ पकड़े घोड़े पर बिठा लिया और आवाज़ दी कि हम अपने साथी दिन दिहाड़े इतने लोगों में से लिए जाते हैं। फिर ना कहना कि जुल देकर ले गया, जिताया तक नहीं। ये सुनना था कि मैदान में खलबली मच गई, बड़े बड़े तलवारियों के अवसान जाते रहे। सवारों ने घोड़े दौड़ाए, पैदलों ने नेज़े थामे, बहुत दौड़ धूप की, मगर जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। आका और नौकर दोनों साफ निकल गए। जब बादशाह को पता चला तो बहुत तैश आया, किसी को कैद में डाल दिया तो किसी को नौकरी से निकाल दिया। मारे गुस्से के अपनी ही बोटियां अपने दांतों से काट ली। वहाँ वो अल्लाह के शेर जब अपने ठिकाने पर पहुँचे तो थोड़ी देर दम लिया और एक दूसरे को कनखियों से देखा। फिर शहजादी मुस्कुरा कर बोली, प्यारे बुरा मत मानना, खुदा की कसम मैं तुम्हारी दिली दोस्त हूँ। परेशानी के दिन ख़त्म हुए, अब सारा राज खुल जाएगा। सवार कहने लगा, बस जनाब। शहजादी कहने लगी, नाराज़ क्यों होते हो, मान जाओ, उठो और दरबार चलने के लिए तैयार हो जाओ। सवार बोला, मेरी तौबा, आप ही जाइए। शहजादी बोली, ऐसा हो सकता है, मुसीबत में तो आप साथ रहे, अब आराम का वक्त आया है तो मैं आपका साथ छोड़ दूँ। ये कहकर शहजादी ने उसे चलने के लिए तैयार किया, खुद भी तैयार हुई और दोनों घोड़ों पर सवार होकर बादशाह के दरबार में पहुंच गए। इत्तला हुई, दोनों बुलाए गए। मुस्कुराते हुए बादशाह भी आ गए। वादे के मुताबिक जो कुछ भी था पेश किया। बादशाह ने भरे दरबार में उनकी बहादुरी की तारीफ़ की और कहा, हकीकत में हम तुमसे बहुत खुश हुए, अब मांगो क्या मांगते हो, बड़े से बड़ा ओहदा भी तुम पर कुर्बान है, जो चाहो ले लो। शहजादी ने हाथ बांधकर कहा, जहाँ पनाह की उम्र में तरक्की और इकबाल हो, लेकिन अगर मुमकिन हो तो तन्हाई में हमारी बात सुन लीजिए। बादशाह ने दरबार बर्खास्त किया और अकेले में आ मिले। फिर शहजादी ने सारी कहानी कह सुनाई कि मैं मर्द नहीं एक औरत हूँ और शहजादी हूँ। 14 बरस तक लड़का बनी, तालीम और तरबियत पाती रही। अब्बा जान की इसी में खुशी थी। मैं ज़ाहरी तौर पर हुकूमत करती रही, मगर दिल में सोचती रही कि मेरे मर्द बनने का राज कब तक छुपा रहेगा। आखिर एक औरत मर्द के बगैर कैसे रह सकती है। इसीलिए मैं एक दिन महल से निकल खड़ी हुई और ऐसा मर्द तलाश करने लगी जो अपनी खूबियों के साथ पूरा हो और अपनी ज़ुबान का पक्का हो, मजबूत हो, धुन का कच्चा ना हो। हर शहर फिरी, खुदा खुदा करके कई दिनों बाद मेहनत ठिकाने लगी। एक शरीफ और हसब नसब वाले में जो थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए वो इसी में पाई। अब मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी के बाकी दिन इसी के साथ गुजारूँ, और मैं जो झूठा मर्द बनकर फिर रही हूँ इससे मेरी जान छूटे। इतनी तकलीफ़ कीजिए कि काजी को बुलाकर मेरा इस आदमी से निकाह करवा दीजिए। बादशाह को बहुत हैरत हुई और उस सवार को बे मांगे सारी मुराद मिल गई। उसे जब पता चला तो वो भी बेहद खुश हुआ। बेगम बेटी की माँ और बादशाह बेटे के बाप बने। काजी भी हाजिर हुए। खुदा की शान कि वो दोनों डाकू मियाँ बीवी बन गए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।